Good morning, student. Today, repeat this chapter number 4 in civics. टाइटल औरतों ने बदली दुनिया। इससे पूर्वी हम लोग इस चैप्टर्स के बारे में कुछ टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। आज मैंने हम लोग फिर इसी पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप एक देख रहे हैं स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर। यहाँ पर कुछ ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जिनमें 2014-15 का जो आंकड़ा था वो प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में सामान्य लड़के लड़कियों और SC शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और इधर ST अनुसूचित जनजाति, वहाँ पर उसके आंकड़े दिए गए हैं जिसके माध्यम से कहा गया कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई और उनका जो ग्राफ था धीरे धीरे बढ़ रहा है इस दृष्टिकोण से। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं स्कूल स्तर में प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर था वो क्लास 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक 6 से 8 और माध्यमिक है वो 9 से 10, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित ये शिक्षा जो लोगों ने प्राप्त की है वो ये अपने सारे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह सभी आ जाते हैं, उस पर जोर दिया गया, उसके बारे में आपने प्रदर्शित किए हैं। सामान्य रूप से जो प्राथमिक शिक्षा में सामान्य लड़कों का जो प्रतिशत है वो 4.36, लड़कियों का 3.86 और जो दोनों का अगर इसका हम योग करते हैं तो 4.30%। इसी प्रकार से SC में लड़कों का 4.71, लड़कियों का 4.20 और ये दोनों का योग करने पर 4.46। इसी प्रकार इसी प्रकार उच्च प्राथमिक में 6 to 8 होता है। इसमें सामान्य 3.49, लड़कियों की 4.60 और दोनों का योग करने पर 4.23। इधर SC में 5.00, लड़कियों की 6.03 और दोनों का योग 5.51। इसी प्रकार SC में 8.48 और 8.71, दोनों का योग करने पर 8.59। और अंत में आपका माध्यमिक शिक्षा जो 9-12 स्पेन सामान्य था 17.51, 16.98, 17.06 और इधर आपका 19.64, लड़कियों की 19.05 और दोनों का योग जो है 19.36। इसी प्रकार SC में 24.94, लड़कियों की 24.20 और दोनों का जो योग है वो 24.68। यहाँ पर इस आंकड़ों के आधार पर आपने देखा कि अलग अलग इनमें लड़के लड़की दोनों ही शामिल हैं। तो संभवतः यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। ठीक है, ड्रॉप आउट मतलब होता है जो जाने वहाँ से छोड़ती है। इसका अर्थ हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। तो वर्ष 2000 की जनगणना में यह भी पता चला कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की चर्चा स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है और न ही शिक्षक है, इसका भी अंतर पड़ रहा है। तो ड्रॉप आउट मतलब होता है जो विद्यालयों से कुछ दिन पढ़ने के बाद वो छोड़ जाते हैं, उनके यहाँ पे दिए गए थे। इन विद्यालय घर के पास ना हो तो लाने ले जाने में भी असुविधा होती है कि साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो। तो इस प्रकार से कई समस्याओं के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। प्राथमिक कक्षा में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के आंकड़ों के ऊपर दी तालिका में कई चीज़ें दिखाई गई आपकी। और इसके बाद आता है आपका महिला आंदोलन। यहाँ पर आपने देखा लड़कियों की संख्या थी वो ज़्यादा हो गई थी।
क्योंकि कई समस्याएं दूर होने के कारण और कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण उनका जल्दी का विवाह करा देना, ये भी चीज़ें अवैध होती है। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। यहाँ पर आपने अन्य क्षेत्र में भी जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य जो लड़की महिलाओं के लिए स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए, बल्कि औसतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया, क्योंकि स्वाभाविक है हमें इन पर इनके लिए कुछ न कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं। कई औरतों के महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से भी हैं। परिवर्तन में बहुत सारे संगठन भी जागरूक हुए हैं, उन्होंने को भी श्रेय जाता है इस पर परिवर्तन होने के। कई पुरुष भी महिला संगठनों का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं हैं, इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इस पर चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियाँ भी आप देख सकते हैं। अब वो झलकियाँ क्या होती हैं, जैसे अभियान, क्योंकि आंदोलन केवल से होता है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। अभियान क्या होता है? अभियान से मतलब किसी भेदभाव और हिंसा के विरोध में जो अभियान चलाना है, वो महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं, क्योंकि जैसे सन 2006 में एक कानून बना था। सन 2000 इस अभियान के कारण सन 2006 में एक कानून पारित हुआ था। एक कानून बना था जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। क्या कानून था? महिलाओं को कानूनी सुरक्षा। महिलाओं को कानूनी सुरक्षा, एक तो 2004 में हुआ, लेकिन ये एकदम कानून पारित हुआ, इसके लिए बहुत सारे विरोध के आंदोलन चलाए। महिला संगठन सहयोग रहा, बहुत अभियान चलाए, जिसका अंतिम निर्णय हुआ और संसद में एक विधेयक लाया गया, जिसके तहत इस कानून को पारित किया गया और ये समाज में कानून को लागू किया गया। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण ही 1997 में, यानी इन अभियानों के कारण ही 1997 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। यानी ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया था कि यदि महिला किसी संगठन में या किसी संस्था में कई बार कोई कार्य करती है किसी कंपनियों में, तो उसके साथ किसी प्रकार का कोई भी उत्पीड़न उसके साथ न किया जाए, चाहे उसका शारीरिक उत्पीड़न हो या उसके भावनात्मक हो, किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई करता है तो वो दंड का भागी होगा। तो आपने देखा कई अभियानों के द्वारा बहुत सारे इसी प्रकार से 1980 के दशक में भी देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के लिए 1980 में भी इसी तरह से यहाँ पर दहेज हत्या 1980 में भी दहेज हत्या से लोग दहेज के कारण नवविवाहिता महिला का हत्या कर देते थे। तो इसके लिए भी एक कानून पारित किया गया। और ये सब कैसे हुआ?
जब हमने उसके प्रति विरोध के प्रति महिलाओं ने आवाज़ उठाई, संगठनों की शरण ली, संगठनों ने कई अभियान चलाए, विरोध किया, संसद में अपनी बात को रखा, संसद में उस पर विचार किया गया, विचार करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसको हस्ताक्षरित किया गया, तब जाकर के वो कानून लागू हुआ। तो इस प्रकार से देखा आपने कि मुद्दे महिलाएं सड़कों पर निकल आई थी इसी दहेज से संबंधित, क्योंकि ये बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया था और उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका होता है कि हमें एक ऐसा समाज में देश के अंदर कानून लाना चाहिए जो इस से हमें निजात दिला सके। इसी प्रकार अभियान के अलावा जागरूकता बढ़ाना, जागरूकता और हमें दूसरा में क्या जागरूकता बढ़ाना। औरतों ने अपने अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य था। यानी ये इनके प्रमुख कार्य है, उसके द्वारा भी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जब तक हम किसी लक्ष्य को लेकर के उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे वो लक्ष्य हमारा प्राप्त नहीं होगा। इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए गीतों, नुक्कड़ नाटकों, यानी इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे कुछ हमें मनोरंजन कार्यक्रम भी करने पड़ते हैं। इसमें संचार विभाग होता था, उसके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जाती। समाज में बहुत सारे विभाग थे पहले, जिनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था। मंदिर निषेध विभाग, जिसके द्वारा हमें धूम्रपान करना या शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के हानिकारक है, उसके क्या परिणाम होते हैं, तो इन्हीं गीतों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या एक आपका कठपुतली आता था प्रोग्राम, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आते थे, उनके माध्यम या वॉइस को यानी पिक्चरों के माध्यम से उन चीज़ों को समाज तक पहुँचाना, लोगों को जागरूक करना, इसको होते जागरूकता बढ़ाना। इसके आता है विरोध करना, क्योंकि जागरूकता हम मनोरंजन के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। बच्चे खेल खेल में कुछ चीज़ें सिखाया जाता है प्ले में, उसी तरह से इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हमें कुछ इंटरटेनमेंट भी करने पड़ते हैं। विरोध करना, अगला आपका जो पहला आंदोलन का कार्य था वो विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, विरोध हम कब करेंगे, जब हमारे हितों का उल्लंघन होगा, यानी हमारे मन के कार्य किए जा रहे हैं या हमें किसी कार्य को करने के लिए जबरदस्ती उसको थोपा जा रहा है, तो वहाँ पर हमें उसका विरोध करना चाहिए, ऐसा नहीं शांत बैठ जाए। जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है जो लोगों का ध्यान खींचने के लिए, अब इसका विरोध करने के लिए कैसे करते हैं, रैलियों के द्वारा, प्रदर्शन आदि बहुत कार्यक्रम तरीके होते हैं जिनके माध्यम से विरोध किया जा सकता है। और अगला टॉपिक आता है इसी का कार्य बंधुत्व, बंधुत्व व्यक्त करना, यानी कि भाईचारा। न्याय के अन्य मुद्दों में औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि हमें उनके पक्ष में अपने विचार रखने पड़ते हैं और अपने अपने विचार से व्यक्त करते हैं, तो उसका अंतिम जो भी निष्कर्ष निकाला जाता है उसको संसद के सामने या सरकार के सामने रखा जाता है, तब जाकर के उस आंदोलन का कुछ प्रभाव पड़ता है और कोई कानून लाया जाता है। केवल ऐसा भी नहीं कि किसी का केवल एक ही लोग उसका विरोध कर रहा हो, उसका औसत भी देखा जाता है कि वो चीज़ छानबीन की जाती है, वास्तव में ऐसा है, सभी के साथ हो रहा है। जब वो सारी प्रक्रिया सभी के साथ होती है, हर जगह व्याप्त हो जाती है, तब ऐसे कानून को पारित किया जाता है। आज आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।